Good afternoon, everyone. So we will start the next topic of chapter number 11, the human eye. Next topic is atmospheric refraction. So we have done scattering of light, means dispersion हमने कर लिया है through a glass prism. मैंने जब कल आपको डिस्पर्जन कराया था तो मैंने आपको थ्रू अ ग्लास प्रिज्म करवाया था, अच्छे से सबकी लेवलिंग कर दी थी. एंड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सपोज दो आपके पास प्रिज्म है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रख दिए जाए, देन व्हाट विल बी हैपन, ये भी आपको बता दिया कि फर्स्ट प्रिज्म में से क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगी. एंड व्हेन यू पुट द सेकेंड प्रिज्म इन अपोजिट डायरेक्शन, देन वापस ये जो आपका 7 कलर है ये आपका वापस बाइनों के सिंगल रेस के रूप में बाहर हमें ओरिजिनल लाइट जो है एज इट इज मिल जाएगी. ठीक है, इसी ने आइडिया दिया था आइजैक न्यूटन को कि जो सारी जो लाइट्स हैं इट इज मेड अप ऑफ ओनली वाइट कलर. ठीक है, ये स्प्लिट होती है 7 कलर में. ओके, अब इसका एक और एग्जांपल है रेनबो. देखो एटमॉस्फेयर में जो क्या होते हैं, गैसेस का मिक्सचर होता है प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं. तो वाटर ड्रॉपलेट्स ये एयर है, दिस इज वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके, सपोज आपको पता है इसके आसपास एयर है, रेस इसमें से आ रही है, आई. अब यहां पर एयर है, ठीक है, और यहां पर जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है ना, डिफरेंट. क्यों? ये वाटर की ड्रॉपलेट्स है, दोनों डिफरेंट डेंसिटी के मीडियम है. तो फिर क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल आपकी हो गया रिफ्लेक्शन. तो जब सनलाइट जो है वो यहाँ पर एयर था, यहाँ पर वाटर था, डेंसिटी अलग अलग थी. तो पहले जब एंटर करेगी तो इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. क्या होगा, रिफ्रैक्शन. ठीक है, क्लियर. और फिर इसका ये जो इंटरनली जो वाटर ड्रॉपलेट की सरफेस है इससे इसका रिफ्लेक्शन होगा. ओके, क्या होगा, रिफ्लेक्शन. एंड देन इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर. ओके, एंड दस रेनबो इज सीन. लिख लो इसको. और ये दोनों टर्म याद रखना क्योंकि कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन दे कैन आस्क कि पहले रिफ्लेक्शन होता है देन इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है. ये हो रहा है ना रिफ्लेक्शन. अब यहाँ पे मीडियम सेम है ना, वाटर ही है ना, रिफ्लेक्शन. ठीक है, एंड देन डिस्पर्जन. तो 3 थिंग्स होती हैं. पहले होता है रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड फाइनली डिस्पर्जन. और ये तीनों टर्म्स आपने अपना जब भी लिखोगे रेनबो के बारे में डिटेल, तीनों टर्म्स आपको लिखने हैं. ओके, पहले रिफ्लेक्ट होती है, देन रिफ्लेक्ट होती है एंड फाइनली डिस्पर्स होती है इनटू 7 कलर एंड दस रेनबो इज सीन. क्लियर हो गया. ओके, और हमेशा रेनबो जो है वो सन रेज के उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको हमेशा दिखेगा. ठीक है, बना हुआ. ओके, अब नेक्स्ट टर्म लिखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, लेट्स सी. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, द रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर, यानी द गैसेस, द वाटर मॉलिक्यूल, the dust particle, all the things present in atmosphere. तो अब होता क्या है कि ये आपकी अर्थ है और अर्थ में होती है आपके डिफरेंट लेयर्स और इन लेयर्स की होती है डेंसिटी अलग अलग. ओके, तो जब भी कोई लाइट रेस जो है एंटर करती है, एक चीज और याद रखना कि जैसे जैसे आप जाते जाते हो हाइट में एयर थिनर होती जाती है, पता है ना आपको. मतलब कि जो नीचे वाली लेयर है दैट इज मोर डेंसर देन द अबव वन. तो दोनों के बीच में डेंसिटी डिफरेंस आ गया, एक ज्यादा डेंस है एक कम डेंस है. तो होगा ना, जितनी लेयर्स होंगी हर एक लेयर से रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि हर एक लेयर का
डेंसिटी जो है दैट इज डिफरेंट। तो कई बार रिफ्लेक्शन होगा, समझ में आ रहा है चीज? मल्टीपल रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, अगेन एंड अगेन रिफ्रैक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले देख सकते हो। सपोज आपने कोई आग वाग जलाई हुई है और उस जो आपने बर्न किया हुआ है उसके ज़रा पीछे वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपको ना फ्लैक्चुएट्स करते हुए दिखते हैं। कभी ऑब्जर्व किया? आग के पीछे मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हैं, या आप थोड़ा सा ऊपर देखो एयर है तो वो आपको फ्लैक्चुएट करती हुई दिखती है। ऑब्जर्व किया कभी? ठीक है। तो वो किस वजह से होती है? दैट ऑल ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ऐसा ही होता है रिफ्लेक्शन भी। अब इसको अंडरस्टैंड करो कि कैसे होता है। सपोज आप यहाँ पर अर्थ में खड़े हो, ठीक है, या चलो ले भी खड़े हो तो ये लेयर है, यहाँ से सनरेज आ रही है, ये नॉर्मल है। अगर ये लेस डेंस है, ये मोर डेंस है, सो व्हाट विल बी हैपन? तो सपोज कोई लाइट रेज एंटर कर रही है, देखो यहाँ की डेंसिटी अलग है और इसकी डेंसिटी अलग है, रिफ्लेक्ट होगी है, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल आपकी बेंड होगी, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, क्लियर, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। सपोज आप यहाँ खड़े हो तो ये लाइट जो है यहाँ से आपको ऐसे आती हुई दिखेगी। अब आप क्या देखोगे? अगर सपोज यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है लाइक स्टार्स वगैरह, तो आपको क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? आप तो स्ट्रेट देखोगे ना उसको, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऐसे दिखेगा ना आपको, क्लियर। तो ये जो अर्थ की सरफेस, अर्थ की लेयर से बार बार ये जो आपका लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है, द रिफ्लेक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ये डिफरेंट लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट एप्लीकेशन, द स्टार्स लुक डिफरेंट या अपरेंट इन डिफरेंट पोजिशन देन द एक्चुअल। जो उनकी एक्चुअल पोजीशन होती है स्टार की, वो हमें उस पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन पर दिखते हैं। और अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा क्यों दिखते हैं। क्योंकि सपोज स्टार जो है वो आपका यहाँ है और आप खड़े हो यहाँ, तो होगा क्या? आई रेज आगे, फिर क्या होगा? बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगेन बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, अगेन बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, और आप तक पहुंचते पहुंचते इसका जो ग्राफ आएगा ऐसा आएगा, ठीक है। अब आप तो यहाँ खड़े हो, आप क्या सोचोगे? आप तो लाइट को स्ट्रेट ही देखोगे ना, ये लाइट कहाँ से आ रही है? इधर से कहीं से आ रही है। और इसलिए जो स्टार होता है वो हम ये तो नहीं देखेंगे लाइट ऐसे आ रही है तो ये सोर्स यहाँ, हम तो यही सोचेंगे स्ट्रेट कि यहाँ से लाइट मेरे तक यहाँ पर लाइट है तो ये लाइट यहाँ से आ रही है, ऐसे देखते हो ना। तो सेम एज ये स्टार्स है ना, इनकी पोजीशन हमें क्या दिखेगी? इनकी पोजीशन जो एपरेंट पोजीशन है वो हमें डिफरेंट दिखेगी एक्चुअल पोजीशन से, ड्यू टू अगेन एंड अगेन आपका जो रिफ्लेक्शन होता है और लाइट जो आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स? स्टार जो है वो ट्विंकल्स क्यों करते हैं? तो उसका रीजन समझ लो कि स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, एंड दे आर लुक लाइक अ पॉइंट चार्ज। वो हमको कैसे दिखते हैं? पॉइंट चार्ज की तरह स्काई में नजर आते हैं, ठीक है। इतनी दूर हमें काफ़ी दूर है। आप देखो, आप एरोप्लेन से जाते हो तो आपको नीचे वाले ऑब्जेक्ट छोटे दिखते हैं ना, तो सेम एज वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है तो वो साइज में बड़े, बट वो हमसे इतनी दूर है कि वो हमें पॉइंट साइज के चार्ज ऐसा दिखता है कि बस ये पॉइंट चार्जेस पार्टिकल की तरह बस शो हो रहे हैं, ओके। तो वो हमसे इतनी दूर है। अब देखो होता क्या है कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये अगेन एंड अगेन चेंज हो रहा है, ठीक है, अगेन एंड अगेन, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स है एटमॉस्फेयर में, ये चेंज हो रहा है। और इस चेंज होने की वजह से जो स्टार की जो एपरेंट पोजीशन है वो कंटिन्यूअस हमें चेंज होती दिखती है। हमें कभी दिखता है यहाँ पर है, कभी दिखता है यहाँ पर है, कभी दिखता है यहाँ पर है। तो इस वजह से वो जो है फ्लक्चुएट करता है और ट्विंकल करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर प्लैनेट है वो क्यों नहीं ट्विंकल करते? प्लैनेट क्या है बेटा? आप जरा ध्यान से देखना, कुछ ऐसे आपके उन स्टार्स के बीच में होंगे जो कि ट्विंकल करते ही नहीं हैं, वो आपके प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? क्योंकि प्लैनेट्स होते हैं स्टार से स्मॉल इन साइज होते हैं, बट वो हम कंपैरिजन टू स्टार हमसे क्लोज होते हैं,
प्लैनेट्स जो है, स्टार ज़्यादा दूर है हमसे और प्लैनेट्स जो है वो हमारे क्लोज है। अब वो हमारे क्लोज है तो वो हमें एक पॉइंट चार्ज नहीं, अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के रूप में दिखते हैं। ठीक है, क्लियर कि बहुत सारे पॉइंट चार्ज का एक ग्रुप है। अब ये चार्ज है, ये अपनी पोजीशन चेंज करे, बार बार रिफ्लेक्ट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो ये एज अ होल इसी पोजीशन पर दिख रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है कि प्लैनेट है वो इतना बड़ा है, बड़ा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है नहीं, क्योंकि वो हमारे क्लोज है। जो हमारे क्लोज चीज़ें हैं वो हमको बड़ी दिखती हैं, जो हमसे दूर है वो हमें बहुत ज़्यादा छोटी दिखती है। छोटी दिखती है तो हमें उनकी पोजीशन भी चेंज करती हुई दिखती है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिख रहा है वो अगर थोड़ा इधर उधर भी हो रहा है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर? तो ये इस वजह से प्लैनेट है वो ट्विंकल नहीं करते। क्लियर है? नेक्स्ट इज एडवांस सनसेट एंड डिलेड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब देखो इसका भी जो रीजन है वो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही है। अगर आपसे पूछे कि जो सन है वो हमें 2 मिनट पहले ही क्यों दिख जाता है राइज होने से पहले, ठीक है, या वो जब सेट होता है आपका सन तो वो हमें क्यों 2 मिनट के बाद, मतलब 2 मिनट पहले हमें क्यों ऐसा लगता है कि बस ये सेट हो गया। तो ये क्यों होता है उसका रीजन समझो कि सपोज ये अर्थ है और आप एक पर्सन है जो यहाँ पर खड़ा है अर्थ की सरफेस पर। तो बेटा जब आप अर्थ की सरफेस पर खड़े हो, आप जहां तक आप देख सकते हो ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन। ठीक है, मीन्स अब यहीं तक आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन है। और सन अभी आपका राइज नहीं हुआ है, ये क्या है, हॉरिजॉन के बिलो है। ठीक है, ओके, हॉरिजॉन के नीचे है। क्लियर? बट सन की जो रेस है वो जो आप तक आ रही है तो उस लाइट के आने की वजह से, उसके अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो आपको 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, जबकि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये है। समझ में आ रहा है? ये क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, मतलब उसमें से जो रेज आ रही हैं उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो हम तक पहुंच रही है और हमें उसकी पोजीशन जो दिखती है यहाँ दिखती है, मीन्स हॉरिजॉन के ऊपर दिखती है, जबकि वो अभी राइज हुआ ही नहीं है, उसके राइज होने में 2 मिनट बाकी है। क्लियर? समझ में आ गया? सेम एज जब वो सेट होता है तो भी ये चीज है कि अभी हुआ नहीं है, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमारे पास लाइट पहुंच रही, हमें लग रहा है कि उसका सनसेट जो है हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, और इसका रीजन वही है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है बिटवीन द सनराइज एंड द सनसेट ये 2 मिनट का है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर।